गुड मॉर्निंग क्लास। पार्ट 3 हो चुका था, यहाँ तक पार्ट 4 करना है। आदिवासी एंड डेवलपमेंट। अभी क्या था? आदिवासी एंड स्टीरियोटाइपिंग। हम बोलते थे आदिवासी, तो उसको आदिवासी नाम सुनते ही लोगों के मन में क्या मेंटेलिटी आती थी, पहले ही प्री डिफाइंड क्या नोशंस आते थे, वो हमने पढ़ा था। अब आदिवासी एंड डेवलपमेंट, आदिवासी और डेवलपमेंट आपस में कैसे जुड़े हुए। एज यू हैव ऑलरेडी रीड इन योर history textbook, forests were absolutely crucial to the development of all the empires and settled civilizations in India. Metal ore like iron and copper, gold, silver, coal, diamond, invaluable timber, most medicinal herbs and animal products, wax, lac, honey and animals themselves. Animals like elephants, the mainstay of empirical armies, all came from the forest. ठीक है, अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया, अब इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो सिल्वर, कोल, डायमंड्स, इनवैल्यूएबल टिम्बर, डेवलपमेंट मतलब जैसे पिछले जो एम्पायर्स थे, ठीक है, राजा महाराजा लोग थे, ठीक है, उनके जो महल वगैरह बने थे, ठीक है, अब उनके पास जो हथियार थे, लोहा, ठीक है, स्टील, या वो लोग ज्वेलरी जो पहनते थे, ठीक है, वो आता कहाँ से था? फॉरेस्ट से आता था, ठीक है। सर पे लिखा है फॉरेस्ट वर एब्सोल्युटली क्रूशियल टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑल एम्पायर्स एंड सेटल्ड सिविलाइजेशन इन इंडिया। मेटल ओर्स लाइक आयरन, जो उनके अस्त्र शस्त्र थे वो आयरन से, लोहे से बने होते थे। जो लोग ज्वेलरी वगैरह पहनते थे वो गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। पहले के ज़माने में हॉस्पिटल्स तो थे नहीं, तो जितनी भी फॉरेस्ट में मेडिसिनल हर्ब्स थी वो एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे हनी, लैक, वैक्स। लैक क्या होता है? लैक एक कीड़ा होता है जो चिपचिपा सा पदार्थ छोड़ता है, वो भी किसी न किसी प्रोडक्ट के काम आता है, ठीक है। तो मेडिसिनल हर्ब्स, गोल्ड एंड सिल्वर एज अ ज्वेलरी पहनते थे महाराजा लोग। मेटल से क्या बनते थे? उसके अस्त्र शस्त्र। मेडिसिनल हर्ब्स उनको क्योर करने के काम आती थी। एनिमल्स कैसे काम आते थे? एनिमल प्रोडक्ट्स तो काम आते ही थे। एनिमल्स जैसे हाथी। अब हाथी किसी सेना में तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, हाथी, घोड़े वगैरह। In addition, the continuation of life depended heavily on forest that help recharge many of India's river and as is becoming clearer now. अब क्या होता था? देखिए, जो राजा महाराजा थे ना, तो ये खुद नहीं जाते थे फॉरेस्ट में, ठीक है। तो फॉरेस्ट से कोई भी चीज़ लाकर देना, ये काम कौन करता था? आदिवासी से, ठीक है। मतलब उनके पास एक एक्सेस था। कैसा एक्सेस था कि वो लोग जानते थे ये सब कैसे करना है, ज़मीन से ओर कैसे निकालना है, ठीक है, कैसे हथियार बनाना है या लोहा लाकर इनको कैसे देना है। अब जैसे ऐसा थोड़ी नहीं होता है कि हमें भले ड्राइविंग करने आती है तो हम यहाँ से लेकर भोपाल तक कार चला के चल जाएंगे, फिर वो हम ड्राइवर हायर करते हैं। क्यों? क्योंकि ड्राइवर बहुत बेहतर तरीके से जानता है, ये उसका रोज़ का काम है, ठीक है। वैसे इलेक्ट्रिसिटी ख़राब हो गई तो हमने खुद ही इलेक्ट्रिसिटी बना ली, ऐसा नहीं हो पाता ना। क्यों? क्योंकि हम वो जानते नहीं हैं, उसके लिए इलेक्ट्रिशियन को आना पड़ेगा, ठीक है। तो आदिवासीज़ बहुत बेस्ट वे में जानते थे। तो जितने भी एम्पायर्स थे, इनका डेवलपमेंट क्या हुआ? आदिवासीज़ की वजह से। फॉरेस्ट तो थे, फॉरेस्ट अब भी हैं। आदिवासीज़ क्या थे? उनका एक्सेस था प्रॉपर फॉरेस्ट पे, उनका वो रोज़ का काम था। वो फॉरेस्ट के जो एक प्रोडक्ट्स है वो किसको ला कर देते थे? किंग्स को, क्वींस को, वहाँ के राजा महाराजाओं को। In addition, the continuation of life depended heavily on forest that help recharge many of India's rivers and is becoming clearer now. Crucial to the availability and quality of our continuation of life dependent heavily on forest is, it means ह्यूमंस की जो लाइफ है आज भी, पहले भी और आगे भी फॉरेस्ट पर बहुत हद तक डिपेंड है। क्योंकि देखा जाए कोई भी चीज़ हम जो यूज़ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत एक मेजर पार्ट जंगलों से आया हुआ है। हम बोले मिल्क भी क्यों? कारण है जो गाय है वो या भैंस वो चारा खाती है, इट मीन्स क्रॉप्स खाती है, जिसकी वजह से वो दूध दे पाती है। वुड, ठीक है, ओर्स वगैरह ये ज़मीनों के नीचे से निकलते हैं। तो बहुत हद तक ह्यूमन लाइफ जो है वो फॉरेस्ट पर डिपेंड है। अब क्या होता है? फॉरेस्ट होते हैं तो बारिश होती है, बारिश होती है तो पानी गिरता है, तो नदियों का पुराना पानी हटकर बहकर नया पानी आ जाता है उसमें, ठीक है। तो बहुत हद तक फॉरेस्ट पर ह्यूमन लाइफ डिपेंड है, पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। फॉरेस्ट कवर्ड द मेजर पार्ट ऑफ आवर कंट्री टिल द 19th सेंचुरी, मतलब 19th सेंचुरी तक, 19वीं सदी तक देखा जाए तो फॉरेस्ट कवर्ड द मेजर मतलब आधे से ज़्यादा। एंड द आदिवासीज हैड deep knowledge of access to as well as control over most of these vast tracts at least till the middle of 19th century। देखिए, फॉरेस्ट मेजर पार्ट कवर करता था 19th सेंचुरी तक कंट्री का, ठीक है। 19th सेंचुरी तक फॉरेस्ट मेजर पार्ट, इसका मतलब आधे से ज़्यादा। और जो आदिवासीज थे उनकी एक्सेस भी थी फॉरेस्ट में। कैसे एक्सेस थी? वो जानते थे कोई भी प्रोडक्ट कैसे ऑब्टेन करना है, क्योंकि उनका रोज़ का काम था।
देखिए इधर पे लिखा है एक्सेस टू एज वेल एज कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दीज वास्ट ट्रैक मतलब होता है क्षेत्र, ठीक है, वास्ट मतलब बहुत फैले हुए। जैसे इन क्षेत्रों पर किसका कंट्रोल था, एक्सेस था आदिवासीज का। कब तक, एटलीस्ट टिल दी मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब 1850 तक तो था ही कंट्रोल किसका, आदिवासीज का कंट्रोल था, एक्सेस था इतने वास्ट क्षेत्र में। दिस मीन्स दैट दे वर नॉट रूल्ड बाई लार्ज स्टेट्स एंड एम्पायर्स, इंस्टेड ऑफ एन एम्पायर्स हेविली डिपेंडेंट ऑन द आदिवासीज फॉर द क्रूशियल एक्सेस टू फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ऐसा नहीं था कि वो डिपेंड उनके ऊपर कोई एम्पायर रूल कर रहा था, जैसे हम पर ब्रिटिशर्स ने रूल किया, वैसे उनके ऊपर कोई एम्पायर या राजा महाराजा रूल नहीं कर रहा था, ठीक है। एक्चुअल में देखा जाए तो जो राजा महाराजा है वो इनके ऊपर डिपेंड थे। क्यों? क्योंकि राजा महाराजाओं को फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स लगते थे, किंग्स को, वो लोग क्या करते थे, इनके थ्रू मंगाते थे। क्यों? क्योंकि ये लोग जानते थे कैसे फॉरेस्ट से प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है ना, इनका एक्सेस था, इनका कंट्रोल था। इंस्टेड ऑफ एन एम्पायर्स हेवली डिपेंडेंट ऑन आदिवासीज एंड दिस मीन दे वर नॉट रूल्ड बाय अ लार्ज स्टेट एंड एम्पायर्स। इनके ऊपर किसी ने शासन नहीं किया था, किसी राजा ने बोला हो या कोई राजा इनके ऊपर शासन कर रहा हो, ऐसा नहीं था। ये लोग अपना काम करते थे, अपनी एक फ्रीली लाइफ जीते थे, लेकिन कुछ कुछ प्रोडक्ट्स जो चाहिए एम्पायर्स को तो राजा उनके थ्रू मंगाते थे, ठीक है। इनके ऊपर कोई रूल नहीं कर रहा था, इवन जो राजा महाराजा थे इनके ऊपर डिपेंड थे। दिस इज रेडिकली कॉन्ट्ररी टू अवर इमेज ऑफ आदिवासीज टुडे एज समवट मार्जिनल एंड पावरलेस कम्युनिटीज़। देखिए पहले ऐसा सब कुछ था, अप टू इट आज़ादी के पहले से भी उनके साथ गलत हुआ है। ऐसा नहीं कि पिछले 70 सालों में जब से इंडिपेंडेंस हमें मिली है तब से आदिवासी को हटाया गया है वहाँ, ऐसा नहीं था। इवन 200 साल पहले से, ठीक है, 200 ईयर्स पहले से आदिवासी को फॉरेस्ट से हटाया गया है। ऐसा नहीं कि अभी पिछले 70 सालों में 80 सालों में, उससे भी पहले की कहानी है। दिस इज़ कम्प्लीटली कॉन्ट्रेरी टू अवर इमेज ऑफ आदिवासीज टुडे। जैसे यहाँ पे देखा कि वो उनके ऊपर कोई रूल नहीं करता था, ठीक है, वो लोग फ्रीली घूमते थे। इवन वो जो राजा महाराजा है वो उनके ऊपर डिपेंड रहते थे। लेकिन दिस इज़ रेडिकली कॉन्ट्रेरी, रेडिकली इट मीन्स ये कम्प्लीटली एक कॉन्ट्रेरी मतलब देखा जाए तो कन्फ्लिक्ट। पहले वो लोग फ्रीली घूमते थे, लोग इन पर डिपेंड रहते थे, ठीक है, पर अब क्या हो रहा है, दे आर मार्जिनल एंड पावरलेस। तो इन दोनों के बीच में ये कन्फ्लिक्ट हो गया ना कि पहले इतना फ्रीली घूमते थे, अब मार्जिनल और पावरलेस, ये कैसे? दिस इज रेडिकली कॉन्ट्ररी टू अवर इमेज ऑफ आदिवासीज टुडे एज समवट मार्जिनल एंड पावरलेस। क्यों? क्योंकि हुआ क्या कि बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स, हमने पहले पढ़ा है स्टोरी में, कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं या कंपनी वाले, तो इनके पास अथॉरिटी का सपोर्ट था, तो इन लोगों ने फॉरेस्ट सारे साफ़ करवा दिए, जिसकी वजह से इनको क्या हुआ, मजबूरी में, है ना, कंपेल्डली इनको क्या करना पड़ा, माइग्रेट होना पड़ा, सिटीज़ में जाना पड़ा। और सिटीज़ में भी इनकी बहुत अच्छी एंट्री नहीं हुई, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही काम जानते थे फॉरेस्ट से रिलेटेड, तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं कि सिटी में जाके जॉब ले लिया। यहीं पर खाते पीते थे, यहीं पर रहते थे। आगे हम और पढ़ेंगे। In the pre-colonial world, they were traditionally ranged hunter-gatherers and nomads and lived by shifting agriculture and also cultivating in one place. देखिए in the pre-colonial world जैसे ब्रिटिशर्स आए थे उसके पहले क्या था, they were traditionally ranged hunter-gatherers मतलब शिकार करते थे। अब जैसे ये सब ये जो लिखे हैं hunter-gatherers, nomad, shifting agriculture, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब इनको देख के यही समझ में आता है कि ये लोग क्या करते थे, शिकार करते थे। हंटर गैदर्स, नोमैड्स मतलब होता है घुमक्कड़ का मतलब ये होता है ये लोग एक जगह, जैसे आज एक जगह है कल दूसरी जगह, विद इन फॉरेस्ट ही, हाँ, आज एक जगह काम कर रहे हैं कल दूसरी जगह काम करेंगे, ठीक है, आज एक जगह सो रहे हैं कल दूसरी जगह सोएंगे, परसों तीसरी जगह, तो घूमते रहते थे। एक इनकी किसी की पर्टिकुलर प्लेस नहीं थी, ठीक है, शिकार करते थे। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड ऑल्सो कल्टिवेटिंग एट वन प्लेस। कुछ शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स 3 महीने फसल यहाँ उगा ली, फिर बाकी के 3 महीने और कहीं फसल उगाई, फिर बाकी के 3 महीने और कहीं, ठीक है। कुछ लोगों ने कल्टीवेशन समझो यहाँ पे किया, फिर उन्हीं लोगों ने समझो 3 महीने बाद दूसरी फसल उगाई, तो उस लैंड पर ना दूसरे लैंड पे उगा के, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन फॉलो करते थे। और एक कल्टीवेटिंग इन वन प्लेस और एक सेटल्ड कल्टीवेशन भी, कुछ आदिवासी सेटल्ड कल्टीवेशन कि हमेशा से एक ही लैंड पर खेती करना। Although these remain for the past 200 years, Adivasis have been increasingly forced through economic changes, forest policies and political force applied by state and private industries. देखिए इधर पे क्या लिखा है, Although these remain for the past 200 years, पिछले 200 सालों की बात है ये, ठीक है, उनको बहुत इंक्रीजिंगली मतलब बहुत एक ज़्यादा मात्रा में उनके ऊपर फोर्स डाला गया। फोर्स कैसे डाला गया, उनके साथ गवर्नमेंट थी, अथॉरिटीज़ थी, ठीक है, फिर पावरफुल लोग थे,
जो बिल्डर्स थे, कॉन्ट्रैक्टर्स थे, ठीक है, इन और अथॉरिटीज़ ने भी इन्हें पावर दे रखी थी, तो उन्होंने इनको फोर्सफुली हटा दिया। अब उनको करना क्या पड़ा, अब इकोनॉमिक चेंजेस, डेवलपमेंट के कारण, देखिए होता क्या, एक जगह डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट होता हुआ तो दिख रहा है, हमने इतना डेवलपमेंट किया है, लेकिन जैसे ये लोग जो आदिवासी से, इनको न्याय नहीं मिला, ठीक है, इनको बहुत सफ़र करना पड़ा इस डेवलपमेंट के कारण, क्योंकि हमने सिर्फ उनकी रहने की जगह ही नहीं छीन ली, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड भी छीन लिया। सिर्फ अगर ऐसे कह दे कि आपको रेंट के एक घर से हटा दिया जाएगा, मकान मालिक ने खाली करवा दिया, तो दूसरा घर रेंट पे ले लोगे, यही होगा ना। पर रेंट से भी हटा दें हमको, हम पढ़े लिखे भी ना हों और हमारी इनकम भी छीन ली जाए, फिर हम कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो उससे भी बुरी हालत इनके साथ हुई थी, क्योंकि सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इनका फॉरेस्ट था, रहते भी वहीं थे, खाते भी वहीं थे। अब मान लो उनको वहाँ से हटा दिएगा, ये लोग शहर जाएंगे तो कहाँ रहेंगे और खाएंगे कैसे, क्योंकि कमा तो पाएंगे नहीं ना वहाँ पे, फॉरेस्ट पे तो ये लोग क्रॉप्स वगैरह तोड़ के, फ्रूट्स वगैरह तोड़ के खा लेते थे। टू माइग्रेट टू लिव एज, अब इनको माइग्रेट करना पड़ा, इट मीन्स मूव ऑन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे अभी कोरोना के दौरान लेबर्स ने माइग्रेट किया, ठीक है, क्या किया, शहरों से गाँव में आ गए वापस, पहले शहरों में काम करते थे, वैसे इनको माइग्रेट करना पड़ा किस तरफ, शहरों की तरफ। अब वहाँ माइग्रेट करके क्या करेंगे, कुछ तो काम करना पड़ेगा, तो एज अ वर्कर्स काम करना पड़ा, ठीक है, प्लांट, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स में, एट कंस्ट्रक्शन साइट्स जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इन इंडस्ट्रीज एंड एज अ डोमेस्टिक वर्कर्स, मेड वगैरह बन के। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री दे डू नॉट कंट्रोल और हैव मच डायरेक्ट एक्सेस टू द फॉरेस्ट टेरिटरीज। ऐसा इंडियन हिस्ट्री में पहली बार जिनके पास उनकी चीज़ का पूरा कंट्रोल था, उन्हीं को वहीं से भगा दिया, ठीक है। इनके पास पूरा फॉरेस्ट का कंट्रोल था, फॉरेस्ट का एक्सेस था, लेकिन इनको जहाँ पे ये लोग मास्टर थे, ठीक है, पावरफुल थे, वहीं से इनको हटा दिया गया। ओके, पहले सिचुएशन क्या थी, ये लोग बहुत पावरफुल थे, पर अब एक जस्ट अपोजिट हो गया। नेक्स्ट पेज, स्टूडेंट्स कल से हम कल पढ़ेंगे, यहाँ से कल से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।